Hello to all of you, myself Mrityunjay Rai and I most welcome to all of you in this beautiful session UPSC CSE Prelims GS paper first detailed analysis and discussion session। नमस्कार, मैं मृत्युंजय राय और मैं आपका स्वागत करता हूं। इस खूबसूरत सी सभा में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी सीएससी के प्रीलिम्स जीएस पेपर फर्स्ट का डिस्कशन। और इस सीरीज में हमने 2020 क्वेश्चन के वीडियोस बनाए हैं। ये लास्ट सेगमेंट है 81 to 100। सो क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। आइए देखा जाए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 81, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाई क्लाउड्स यानी उच्च बादल जो ऊंचाई पे हैं, प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस अच्छा ऑफ द अर्थ। कहता है कि जो हाई क्लाउड्स है वह प्राइमरली जो सोलर रेडिएशन है उसे रिफ्लेक्ट करता है और इस वजह से पृथ्वी के सरफेस को वह ठंडा रखता है। ध्यान दीजिएगा, जो बादल जितना ज्यादा सोलर रेडिएशन करेगा वह उतना ज्यादा धरती के सरफेस को ठंडा रख पाएगा। फिर कहता है लो क्लाउड्स हैव अ हाई ऑब्जर्वेशन of infrared radiation emanating from the earth surface इति नहीं होगा, earth surface thus cause warming effect। मैं बताऊं, पहले में आधा सही है सर। जितना रिफ्लेक्ट करेगा उससे धरती ठंडी तो होगी, लेकिन जो हाई क्लाउड्स होता है उसका लो रिफ्लेक्शन रेट होता है। ध्यान दीजिएगा, उसका रिफ्लेक्शन रेट क्या होता है? लो होता है। इसलिए यह धरती को कूल नहीं बल्कि क्या कर देता है? वार्म कर देता है। द हाई क्लाउड्स आर ऑफन थीन, पतले होते हैं ये क्लाउड्स। क्या होते हैं ये क्लाउड्स बहुत पतला होगा। ठीक है, हाँ, ये क्लाउड्स बहुत पतला होगा और ये क्या करेगा? सोलर रेडिएशन को बहुत कम भेजेगा, जिससे कि आपकी पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है, वो जो सरफेस है, वो गर्म होगा, ठंडा नहीं होगा। लो क्लाउड्स हैज हाई, अब ये यहाँ पे उल्टा कर दिया है। लो क्लाउड्स जो है ये थिक होता है। ठीक है, ये क्या होगा? ये थिक होगा, मोटा होगा। ठीक है, और इसका रिफ्लेक्शन रेट हाई होगा, इसलिए धरती को क्या करेगा? कूल करेगा। क्या करेगा? ये कूल करेगा, ठंडा करेगा। उल्टा कर दिया है, यानी डी इसका सही जवाब होगा। नाइदर वन नाइदर टू। देखिए, करेक्ट ऑप्शन डी एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बिकॉज, क्यों है? कहता है हाई क्लाउड्स आर ऑफन थीन, पतले होते हैं तो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, डू नॉट रिफ्लेक्ट वेरी मच। दे लेट लॉट्स ऑफ सन्स वार्मथ इन, बहुत सारा सूरज की गर्मी को अपने अंदर ले लेता है, एब्जॉर्ब ज्यादा करता है। और क्या करता है? धरती को दे रेडिएट लेस एनर्जी इनटू स्पेस, स्पेस में कम एनर्जी देगा और क्या करेगा? देन लोअर एंड वार्मर क्लाउड्स, और धीरे धीरे ये धरती को क्या करेगा? गर्म करेगा। देयरफॉर हाई क्लाउड्स वर्क टू ट्रैप मोर एनर्जी देन द लो क्लाउड्स। हाई क्लाउड में ज्यादा ऊर्जा देती है धरती को गर्म करता है लो क्लाउड्स के मुकाबले। स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। लो क्लाउड्स आर ऑफन थिक, क्वाइट थिक एंड रिफ्लेक्ट्स लॉट्स ऑफ सनलाइट बैक टू स्पेस। बहुत सारा क्या कर देगा? स्पेस में वापस कर देगा। एब्जॉर्ब कम कर रहा है, स्पेस में वापस ज्यादा कर रहा है, इसलिए क्या करेगा? हेल्प टू कूल द अर्थ, धरती को ठंडा रखने में मदद करेगा। आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 82। 82वां सवाल कहता है कि BDBD is a large refugee settlement in northwestern Kenya. Some people who fled from South Sudan civil war live in BDBD. Some people who fled from civil war in Somalia live in Dadaab refugee complex in Kenya. ठीक है, BDBD निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। BDBD उत्तरी पश्चिमी केन्या में एक बड़ी शरणार्थी बस्ती है। दक्षिणी सुडान के गृह युद्ध से भागे कुछ लोग BDBD में रहते हैं
सोमालिया में गृह युद्ध से भागे, कुछ लोग केनिया के दाबाब शरणार्थी परिसर में रहते हैं। अब कहता है कि भैया सही क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, यानी सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। आइए देखा जाए कैसे। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। बिडी बिडी रिफ्यूजी सेटलमेंट इज अ रिफ्यूजी कैंप इन नॉर्थ वेस्टर्न युगांडा। कहाँ पे है ये केनिया में नहीं है, युगांडा में है। कहाँ पे है ये? युगांडा में है, ठीक है। बिडी बिडी इज होम ओवर टू 2,70,000 साउथ सुडानीज रिफ्यूजीज and Dabab camps were established in 30 years ago to accommodate Somalis fleeing their country's civil war. ठीक है। 83rd क्वेश्चन, 83वां सवाल। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। आर्मेनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया एंड उज्बेकिस्तान, ये 5 देश दिए गए हैं। आपको क्या बताना है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किश स्टेट, इनमें से कौन कौन सा जो है टर्की स्टेट का मेंबर है। ध्यान दीजिएगा, टर्की स्टेट में केवल और केवल इनमें से अजरबैजान और उज्बेकिस्तान आता है। अजरबैजान आएगा और उज्बेकिस्तान आएगा, यानी सी इसका सही जवाब हुआ। कौन कौन आएगा? केवल और केवल अजरबैजान, उज्बेकिस्तान आएगा, क्योंकि टर्किश स्टेट में अजरबैजान, तुर्किस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान आता है। अजरबैजान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, टर्की और उज्बेकिस्तान आता है। ऑप्शन सी, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्की स्टेट फॉर्मली कॉल्ड टर्की काउंसिल और कोऑपरेशन काउंसिल ऑफ टर्किक स्पीकिंग स्टेट्स is an international organization comprising prominent independent Turkic country, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkey and Uzbekistan. Clear? 84. Consider the following statement. Gujarat has the largest solar park in India. गुजरात का जो है सोलर पार्क वो सबसे बड़ा है भारत में। दूसरा कहता है केरला हैज अ फुल्ली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सी तीसरा कहता है गोवा हैज द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इन इंडिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या क्या कहा है। कहा है गुजरात में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। गुजरात में सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान में है, गुजरात में नहीं है। गलत हो गई, ठीक है, ये गलत है। कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है, यानी ये गलत, ये गलत। अब इन दोनों से क्लियर करना है। ठीक, ध्यान दीजिएगा कि केरला में जो सबसे पूर्ण से जो सौर ऊर्जा से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो कोचीन है। COCH, कोचीन, ये सही है, यानी दूसरा सही है। और जो फ्लोटिंग वाटर रिजर्वेयर है या जो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है वो MP में है, ओमकारेश्वर। जहाँ है? MP में है, ओमकारेश्वर रिजर्वायर। आइए देखा जाए। इंडियाज बारडला सोलर पार्क इन राजस्थान, द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द वर्ल्ड। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। Kerala's Cochin International Airport is first airport in the world that would be running fully on solar power. और statement 3rd is incorrect. 600 megawatt capacity floating solar project on Omkareshwar reservoir is not only India's but also the world's largest floating solar power project so far. 85 question next. With reference to the United Nations Convention on the Law of Sea, consider the following statement. कहते हैं कथनों पर विचार कीजिए। Coastal state that has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured from baseline determined in accordance with the convention. दूसरा, ship of all states
whether coastal or landlocked enjoy the right of innocent passage through the territorial sea। और तीसरा कहता है the exclusive economic zone shall not intend beyond 200 nautical miles from the baseline। ठीक है, आइए हम लोग बात करें। कहता है कि 50वां सवाल कहता है कि समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और फिर कहता है कि एक तटीय राज्य अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई से 12 नॉटिकल एग्जैक्टली जो उसका टेरिटरी है वो समुद्र में कितना है 12 नॉटिकल माइल है, यानी पहला सही है 12 नॉटिकल माइल सही। सभी राज्यों के जहाज चाहे तटीय हो या भूबंध प्रदेशिक हो इस माध्यम से जो है इनोसेंट पैसेज राइट इनोसेंट पैसेज ऑफ टेरिटोरियल सी आपके समुद्र से वो आ जा सकते हैं। और जो उसका विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो 200 नॉटिकल मील से ज़्यादा नहीं होगा। इसके तीनों कथन सही हैं, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तीनों सही है। 12 नॉटिकल मील तक टेरिटरी होती है और 200 नॉटिकल मील तक EEZ होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। और यह जो है अनक्लॉज है, UN का क्लॉज है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, ये तीसरा क्लॉज है। चलो यहाँ करेक्ट लिखिए, 3 इज करेक्ट। हाँ, मैक्सिमम 200 नॉटिकल मील है। ठीक है। 86 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द इशू विच सेनकोकू आइसलैंड समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज। कहता है कि उस मुद्दे को सर्वोत्तम रूप से दिखाता है जिसका उल्लेख सेनकोकू द्वीप जो कि कभी कभार समाचारों में रहा है। ऑप्शन ए, इट इज जनरली बिलीव दैट दे आर आर्टिफिशियल आइसलैंड। कहा यह माना जाता है कि यह जो है आर्टिफिशियल आइसलैंड है, कृत्रिम द्वीप है। मेड बाय कंट्री अराउंड साउथ चाइना सी, और कहा इसे दक्षिण चीन के आसपास के देशों ने बनाया था। पूछा है कौन सा सही है। ठीक है, चीन और जापान पूर्वी सागर में इन द्वीपों पर समुद्री व्यवसाय संलग्न है। चाइना एंड जापान एंगेज इन मैरीटाइम डिस्प्यूट्स ओवर दीज आइसलैंड इन ईस्ट चाइना सी, बिल्कुल सही है बी। चीन और जापान के बीच जो झगड़ा है वो इसी अनहैबिटेट मानव रहित द्वीप को लेकर के है, सेनकोकू द्वीप को लेकर के। जापान और दक्षिणी चीन सागर में जो ये द्वीप है और चीन और जापान के बीच विवाद की यह वजह है। एक्सप्रेशन देख लीजिए। जापान एंड चाइना क्लेम द अनइनहैबिटेड आइसलैंड known as Senkaku in Japan and Tiayo in China as their own। दोनों मानते हैं हमारा है। But Japan has administrated them since 1972। जापान जो है उस पर प्रशासन चला रहा है अपना सेनकाकू पे। और सेनकाकू आइसलैंड वर फॉर्मली claimed by Japan in 1895। After Japan's defeat in Second World War, the island chain was controlled by the US till 1971 before its return। मतलब फिलहाल ये जापान के कब्जे में है और चीन जो है इस पर अपना दावा ठोक रहा है। कहा हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन आर एवब करेक्टली मैच्ड। कहता है इनमें से कितने जो पेयर हैं वो सही हैं। कंट्री दिया है और कहा इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर बीइंग इन द न्यूज रिसेंटली। कहता है कि क्यों ये न्यूज में थे ये आपको बताना है। चार्ड सेटिंग अप परमानेंट मिलिट्री बेस इन चाइना, गलत है। चार्ड वाला जो है ये गलत है। हाँ, फिर है गुएना सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट बाय मिलिट्री, बिल्कुल सही है। यहाँ पे मिलिट्री रूल हुआ था गुएना में। ठीक है, फिर कहता है लेबनान सर्वर एंड प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन, बिल्कुल सही है। लेबनान की इकोनॉमिक कोलैप्स कर चुकी है और यहाँ पे बहुत सारा इकोनॉमिक अवसाद आपको देखने को मिलेगा। और ट्यूनीशिया पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। यहाँ के प्रेसिडेंट थे
कैस उनको जो है हटा दिया है वहाँ की पार्लियामेंट ने, और जुलाई में रेफरेंडम होगा और संवैधानिक सुधार होंगे। ठीक है, जुलाई में यहाँ पे क्या होगा, रेफरेंडम होगा। तो अभी पूछा है क्या कि कितना पेयर सही है, तो इसमें सिर्फ एक पेयर गलत है, बाकी सब सही है, यानी 3 पेयर। सी इज द करेक्ट आंसर। 3 पेयर सही है, पहला गलत था, दूसरा सही। द प्रेसिडेंट ऑफ गुइना was detained after a successful military coup in the Western African nation. Lebanon's economy was collapsed. And fourth, Tunisia's President Kais Saied on Monday extended his months-long suspension of parliament until new election in December 2022. How many pairs given correctly matched? अभी फिर एक सवाल ऐसा ही है कि कितने जो पेयर हैं वो सही तरीके से मैच हैं। क्या पूछा है, क्यों न्यूज में थे और कंट्री। ठीक है, अनातोलिया तुर्की में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अम्हारा इथियोपिया में है, ये भी सही है। और काबो डेराक जो है ये मोजाम्बिक में है। ये कहाँ है, मोजाम्बिक, हाँ ये मोजाम्बिक में है। और कोलोनिया जो है वो कैटलोनिया ये स्पेन में है, ये स्पेन में है, इटली में नहीं। यानी इसके 2 पेयर सही हैं और 2 पेयर गलत हैं। बी इज द राइट आंसर। हाँ, ये पेयर 1 इज करेक्टली मैच्ड। अम्हारा वन ऑफ द 2 लार्जेस्ट इथ्नोलिंग्विस्टिक ग्रुप्स ऑफ इथियोपिया, काबो मोजाम्बिक में है और कैटालोनिया स्पेन में है। Question number 89. With reference to Indian laws about wildlife protection, consider the following statement. वन्य जीव संरक्षण के कानून के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि वाइल्ड एनिमल्स आर सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, जंगली जानवर जो है वह सरकार की एकमात्र संपत्ति है। दूसरा कहता है, बिल्कुल सही बात है, जितने भी वाइल्ड एनिमल होंगे उस पर केवल और केवल अधिकार सरकार का होगा, यानी सरकार यानी उसको मार के बेच देगी, लेकिन सरकार का ही अधिकार होगा। When a wild animal is declared protected, such animals is entitled for equal protection whether it is found in protected areas or outside. कहा वह जानवर जो प्रोटेक्टेड अनाउंस्ड है, प्रोक्लेम्ड है, वह चाहे अपने हैबिटेट में हो, प्रोटेक्टेड एरिया में हो या आउटसाइड हो, उसका प्रोटेक्शन होगा ही होगा। आपने कभी देखा चीता घुसा शहर में, तेंदुआ घुस गया सिटी में, तो ये नहीं तेंदुआ को मार दो गोली, नहीं, प्रोटेक्टेड है, वो अपने एरिया में प्रोटेक्टेड है और बाहर भी आउटसाइड भी प्रोटेक्टेड होगा। ये नहीं कि उसको आप गोली मार देंगे। क्लियर है, उसको रेस्क्यू किया जाएगा, बचाया जाएगा, पकड़ा जाएगा, लेकिन गोली नहीं मारा जाएगा। Apprehension of a protected wild animal becoming a danger to human life is sufficient ground to for its capture. गलत है, आपको मैं ही कहने वाला था, तीसरा गलत है। अगर कोई एनिमल जो है किसी मानव जाति के लिए खतरा भी हो जाएगा तब भी उसको मारने या पकड़ने का पर्याप्त आधार नहीं। जैसे शेर हमारे लिए खतरा है, मतलब सारा शेर पकड़ के मार दें, टाइगर हमारे लिए खतरा है, सारा टाइगर पकड़ के मार दें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर प्रोटेक्टेड है तो उसे मारा नहीं जाएगा। इसका केवल 1 और 2 सही है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई चीता है, कोई तेंदुआ है, वो आपके इलाके में आ गया शहर में और उसने कई लोगों को जख्मी कर दिया, तो क्या उसे गोली मार देने का ये पर्याप्त आधार है? नहीं है। 1 is correct, 2 is correct, 3 is incorrect. आपको बता दिया। Mere apprehension for fear that a wild animal could endangered human life is not a ground for capture or killing. यह उसके मारने का ग्राउंड कभी हो ही नहीं सकता। अगला सवाल है 90 सवाल 90th. Certain species of which one of the following organism are well known as cultivators of fungus. का किस जीव की कुछ प्रजातियों को कवक के कृषक रूप में जाना जाता है? चींटियां, कॉकरोच, क्रैब, स्पाइडर, चींटी, एंट। फंगी एंड insects are 2 hyperdiversive groups of organisms that have interacted for millennia. Over time, some insects have come to rarely fungi form of a variety of resources.
इंक्लूडिंग रूम एंड बोर्ड। एंट्स, वैप्स, बीटल्स, ये सब जो है इस तरह के जीव हैं। ठीक है। 91 अगला सवाल है 91, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, निम्नलिखित कथनों पेयर्स को आपको बताना है। धौली उड़ीसा में है, बिल्कुल सही बात है। येरागुडी आंध्र प्रदेश में है, ये भी सही बात है। जौगढ़ जो है ये उड़ीसा में है, उड़ीसा। और कालसी जो है उत्तराखंड में है। ये सब अशोक के अभिलेख हैं, खंड उत्तराखंड में है। यानी इसका सिर्फ 2 पेयर सही है, 2 पेयर गलत है। ये सब अशोक के शिलालेख हैं, ओनली 2 पेयर्स। पेयर 1 is incorrectly matched. Dhauli is located in Odisha, Aragudi is in Andhra Pradesh, Jaugarh is in Odisha and Kalsi is in Uttarakhand. Okay. Consider the following king and dynasty. यहाँ पे king दिया है और उसका डायनास्टी दिया है। आपको बताना है कि इसमें भी कितने पेयर मैच हैं। नानुक, जयशक्ति, नागभट्ट, भोज। ठीक है। हाँ, नानुक चंदेल वंश का है, बिल्कुल सही है। ये जयशक्ति जो है ये चंदेल वंश का है, ये भी चंदेल वंश का है, ये गलत हो गया, परमार वंश का नहीं है। नागभट्ट जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश का है और जो भोज है वह नागभट्ट का ग्रैंडसन है, ये भी गुर्जर प्रतिहार से है। तो नानुक और जयशक्ति चंदेल वंश के हैं, नागभट्ट का पोता है, ग्रैंडसन है, सॉरी भोज वॉज द ग्रैंडसन ऑफ नागभट्ट सेकेंड। तो ये दोनों क्या है, गुर्जर प्रतिहार वंश के हैं। इसमें सिर्फ 2 पेयर मैच कर रहा है, ओनली 2 पेयर्स। हाँ, नानुक वॉज द रूलर ऑफ चंदेल डायनास्टी। जयशक्ति वॉज ऑल्सो बिलोंग टू चंदेल डायनास्टी। नागभट्ट प्रतिहार डायनास्टी एंड ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ नागभट्ट। 93rd क्वेश्चन, Which one of the following statement about Sangam literature in ancient India is correct? कौन सा कथन जो है वो सही है? संगम poems are divided of any references to marital culture to material culture. संगम कविताएं भौतिक संस्कृति के किसी भी संदर्भ से रहित है। गलत है, गलत है। संगम कथाओं में भी बहुत सारी भौतिक संस्कृतियों के बारे में चर्चा की गई है। वहाँ पे भी शादी, विवाह, प्रेम प्रसंग, इन सब की चर्चा की गई है। अतः पहला स्टेटमेंट गलत है। द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्णा वॉज नोन टू संगम लिटरेचर, ये सही है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। और तीसरा कहता है संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वार्थिक, गलत है। संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल, गलत है। ठीक है। संगम लिटरेचर है रेफरेंस टू मैरिटल, मटेरियल, कल्चर, टैक्टिक्स एंड एथिक्स। एंड द वर्णा सिस्टम वॉज नॉट practiced but it was known, लेकिन जानते थे। ठीक है। योग वशिष्ठ वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्सियन बाय निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, कहा इसको किसके शासन काल में ट्रांसलेट किया गया? ध्यान दीजिएगा, अकबर वॉज द मुगल एम्परर हु एस्टैब्लिश्ड अ ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट सेपरेटली, और मैक्सिमम ट्रांसलेशन अकबर के जमाने में हुए हैं। हेंस द अकबर इज करेक्ट आंसर। योग Vasisht was translated into Persian multiple times throughout the Mughal dynasty as commanded by Akbar. Okay. 95th question. The world's second tallest statue in sitting pose of Ramanuja was inaugurated by Prime Minister of India at Hyderabad recently. तेलंगाना में ये रामानुजाचार्य जी की मूर्ति का उद्घाटन किया गया है। वैष्णव मत के अनुयायी थे रामानुजाचार्य जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट द टीचिंग्स ऑफ रामानुजा? रामानुज की शिक्षाओं का सही प्रतिनिधित्व क्या करता है, कौन सा करता है? तो कहते हैं कि द बेस्ट मीन्स ऑफ सॉल्वेशन वॉज डिवोशन, सही है पहला। वेद
आर इटर्नल, सेल्फ एग्जिस्टेंस एंड होल्डली अथॉरिटेटिव, ये गलत है, बाकी सब गलत है। भक्ति है, भक्ति। Ramanuja was born in Tamil in 11th century. He was deeply influenced by the Alvars. Alvar was the Vaishnav son. Vaishnav saint. He firmly believed that intense devotion to Vishnu and was the best mean of attain salvation. भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की बात की गई है। The Prime Minister recently inaugurated the new circuit house near Somnath Temple at Veeraval. प्रधानमंत्री महोदय ने अभी एक नया सर्किट हाउस एस्टेब्लिश किया है वेरावल में। Which of the following statement is regarding सोमनाथ टेम्पल? सोमनाथ टेम्पल के बारे में क्या बात सही है? ठीक है, सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हाँ है, हाँ ठीक है। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वॉज गिवन बाय अल्बर्नी, बिल्कुल सही है, ये दोनों सही है। नहीं नहीं, तीसरा गलत है, ओनली 1 and 2, 3 जहाँ जहाँ गलत है, 3 गलत है। बहुत पुराना मंदिर है, हाँ बहुत पुराना मंदिर है, ये एंशिएंट मंदिर है, ठीक है। सोमनाथ गुजरात सेक्रेड पिलग्रिम्स ऑफ हिंदूज बी द फर्स्ट एमंग 12 ज्योतिर्लिंगा श्राइन ऑफ शिवा, ठीक है। और इनके माथे पे चंद्रमा है शिव के, इसलिए सोमनाथ हैं। चलिए 97 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी एंड टी सेल्स इन ह्यूमन बॉडी? जो मनुष्य के शरीर में बी और टी कोशिकाएं होती हैं, उनका सबसे सही डिस्क्रिप्शन क्या है? कुछ नहीं पर करती हैं, वह रोग से लड़ने की क्षमता पैदा कर देगी बॉडी में, बस। एलर्जी संरक्षण करती गलत है, दर्द सूजन कम करती गलत है, वे शरीर में इम्यून प्रोसेंट गलत है, हाँ इसका है ये रक्षा करती है, डी। द प्रोटेक्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस, ठीक है। टी जो है प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन, और बी जो है वो क्रिएट एंटीबॉडीज। टी सेल जो है इन्फेक्शन से बचाता है, और जो बी सेल्स है वो एंटीबॉडी पैदा कर देता है, जिससे कि हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति मिल जाती है। 98 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। कहता है कि नैनो पार्टिकल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये गलत है। दे एग्जिस्ट इन नेचर, नैनो पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। नैनो पार्टिकल्स आर सम मेटालिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक्स। हाँ, ये कहता है कि नैनो पार्टिकल्स का जो यूज होता है वह इन्वायरमेंट के लिए वो अनसेफ तो है, लेकिन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में वो यूज होता है। अच्छा, नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटालिक एंड ऑक्साइड्स वर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सम, ठीक है। और नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स व्हिच आर एंटर इन द एनवायरनमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमंस। हाँ सही है, दूसरा और तीसरा दोनों सही है, इसका जवाब डी होगा। नेचुरल नैनो पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, नेचुरल है यानी है प्रकृति में, ठीक है। हाँ, एमंग द मेटल ऑक्साइड्स, ये कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है, और यह क्या है? बॉडी के लिए गलत है, हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए, इससे हमें डील करना होगा। 99 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डीएनए बारकोड कैन बी अ टूल टू एक्सेस द एज ऑफ प्लांट और एनिमल, distinguish among species like that, identify undesirable animal or plant material in processed foods। कहा डीएनए बारकोडिंग एक उपकरण है, एक पौधे या जानवर की उम्र का आकलन करने में, एक जैसी दिखने वाली प्रजातियों में अंतर करने में, और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछनीय पशु या पौधों की पहचान करने में। डी इसका सही जवाब है, 2 और 3। यह पौधे या जानवर की उम्र का आकलन डीएनए बारकोडिंग से नहीं होगा, पौधे की उम्र जो है
काउंटिंग द रिंग्स, उसके रिंग्स को गिन करके होता है, ये रिंग्स होता है उसके स्टेम्स में, हाँ, तो काउंटिंग द रिंग्स, रिंग को गिन करके उसका एज निकालेंगे, और जानवर का एज कार्बन 14 से निकालेंगे, कार्बन 14 डेटिंग से निकालेंगे। ठीक है, डी सही है, कार्बन 14 है, इससे निकलेगा। और बेटा कैसे होगा, उसका गिन करके, उसका ये काउंटिंग द रिंग्स, कितना रिंग बना उसमें, इसको काउंट करके होता है। ठीक है, आइए अगला सवाल है, लास्ट क्वेश्चन, 100वां सवाल है आज। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये 4 हैं। कहता है एक्सेस ऑफ विच अबव द एनवायरमेंट्स आर कॉज्ड एसिड रेन, इनमें से किसकी वजह से एसिड रेन होगा। ध्यान देना, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से होता है एसिड रेन। सिंपल सा सवाल था, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से होता है एसिड रेन। तो ये रहा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और NOx, इससे होता है एसिड रेन। और यहाँ पे यूपीएससी का हमने पूरा पेपर डिस्कस किया। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप commenting, please share your views with us, do like, share and subscribe. Thank you so much. Jai Hind.